हेलो दोस्तों, क्लासरूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखने वाले हैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का दूसरा भाग। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 का ही अगला भाग यहाँ शुरू होता है। तो जब तक आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पार्ट 1 वीडियो देखिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पलामू के रक्सेल वंश। जो पलामू स्टार्ट में रक्सेलों के प्रभाव में ही था। वहाँ इस पलामू पर सबसे जो पहला राज्य स्थापित हुआ था वो वह रक्सेलों द्वारा ही स्थापित किया गया था। रक्सेल्सों को राजपूत कहते थे और इनका जो है आगमन रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। रक्सेलों की दो शाखाएं थी, देवगन और कुंडेलवा। देवगन जो है महाराजगंज से होकर आए थे और कुंडेलवा जो है चतरा और बांकी से होते हुए आए थे। तो देवगन और कुंडेलवा जो जो शाखाएं हैं दोस्तों, ये दो स्थान का नाम है और इनकी राजधानी जो है यही दोनों स्थान पे स्थापित की गई थी, इसीलिए शाखाओं का नाम भी स्थान के नाम पर रखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। रक्सेलों के दोनों शाखाओं ने क्रमशः देवगन और कुंडेलवा में किले का निर्माण करते हैं और उसे अपना राजधानी घोषित करते हैं। तो देखा है उनकी राजधानी थी, इसीलिए राजधानी के नाम पर ही उन शाखाओं का नाम भी पड़ गया था। देवगन में जिनकी राजधानी थी वो देवगन शाखा थे और कुंडेलवा में जिनकी राजधानी थी वो कुंडेलवा शाखा के थे। तो रक्सेलों के राज्य में कुछ जनजातियां रहती थी, कोरवा, गोंड, पहाड़िया, खरवार, ये सब महत्वपूर्ण जनजाति थी उस टाइम। और इनमें सर्वाधिक जो ताकतवर थे वह खरवार थे और खरवारों का जो शासक था उसका नाम प्रताप धवल था। पलामू पर सबसे लंबे समय तक शासन करने का जो श्रेय जाता है वो रक्सेलों को ही जाता है। 16वीं सदी में इन्हें चेरों ने अपदस्थ कर दिया और चेर साम्राज्य की स्थापना कर। नेक्स्ट पलामू के चेर वंश है। तो चेर जो हैं ये रक्सेलों को पराजित करके अपना राज्य स्थापित करते हैं और चेर जो वंश की स्थापना करी थी उसका नाम था भागवत राय। 1572 में रक्सेलों को पराजित करता है और चेर वंश का स्थापना करता है। भागवत राय के बाद जो राजा बनता है वह साहेब राय या फर्रुखसियार और जहांदर शाह जो मुगल शासक थे उसके समकालीन था। यह 1716 से 1722 ईस्वी तक राजा रहता है। यह साहेब राय का उत्तराधिकारी था दोस्तों। और इसके समय जो बिहार का मुगल सूबेदार था सरबुलंद खां पलामू आया था। तो सरबुलंद खां से ही इसने लड़ाई करके टोरी परगना पर कब्जा कर लिया था 1722 ईस्वी में। तो रंजीत राय का और जो टोरी परगना का उल्लेख नागवंश में भी आया था दोस्तों। नागवंश में टोरी परगना का जो उल्लेख तब आता है जब भीमकर्ण ने टोरी परगना पर कब्जा कर लेता है। कब करता है? बरवा की लड़ाई में। और बरवा की लड़ाई किससे होती है दोस्तों? तो रक्सेल राजाओं से ही बरवा की लड़ाई होती है। तब उसने टोरी परगना पर कब्जा कर लिया था, पर बाद में रक्सेलों को हरा के चेर राजा बनते हैं और चेर में जब रंजीत राय आता है तो यह नागवंशी शासक यदुनाथ शाह को हरा के, और उसमें सरबुलंद खां भी मुगल सूबेदार था, उसको हरा के टोरी परगना पे पुनः कब्जा कर लेता है क्योंकि वो पलामू का ही हिस्सा था। रंजीत राय के बाद एक महत्वपूर्ण राजा जयकृष्ण राय आता है जो 1722 से 1770 तक राजा बनता है। यह जयकृष्ण राय जो होता है वह रंजीत राय का रिलेटिव होता है, पर इसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू पर कब्जा कर लेता है। और इसके समय जो है 3 मुगल सूबेदार होते हैं जो इससे सिर्फ सालाना कर वसूलते हैं। इसका कोई महत्वपूर्ण जो है कार्य नहीं होता। तो 1730 में जो है सूबेदार फखरुद्दौला है वह 5000 रुपया सालाना कर वसूलता है। फिर उसके बाद अलीवर्दी खां आता है, वो भी 5000 रुपया सालाना कर वसूलता है। और फिर 1740 में जैनुद्दीन खां भी श्रीकृष्ण राय से 5000 रुपये वार्षिक कर वसूलता है। इसका काम ही होता है सिर्फ मुगलों को कर देना, बाकी इसके टाइम पर ऐसा कुछ खास परिवर्तन। जैनुद्दीन खां का एक सैन्य अधिकारी होता है हिदायत अली खां। यह अंतिम मुगल सूबेदार कह सकते हो या मुगल अधिकारी कह सकते हो जिसने पलामू पर या चेरो राजाओं पर आक्रमण किया था। इसके बाद कोई भी मुगल राजा, मुगल जो सूबेदार होते हैं या मुगल अधिकारी, वो चेरों पर आक्रमण नहीं करते क्योंकि इसके बाद झारखंड पे मराठाओं का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। उसके बाद 1750 से 65 के बीच जो है दोस्तों पलामू में षड्यंत्र प्रारंभ हो जाता है जयकृष्ण राय के दरबार में। तो इस दौरान यह अपने सत्ता को बचाने के लिए और राजपूत और मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, उससे मुक्ति पाने के लिए यह अंग्रेजों के पास चला जाता है। तब 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। इससे भी पलामू पर जो है अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। इस कारण भी जो है कोई मुगल
जो अधिकारी होते हैं वह इस पर हमला नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण डायनेस्टी होता है वह सिंहभूम का सिंह वंश होता है। हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नाम जो है उनके कुल देवता सिंह बोंगा के नाम पर रखा गया है। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभालेखन में जो सिंह वंश के 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है। इससे पहले भी रक्सेल 2 शाखाओं में विभाजित थे। वो 2 शाखा कौन थे? द्वेगन और कुंडेलवा। और सिंह वंश भी 2 शाखाओं में विभाजित था। इनका कोई खास नाम नहीं था। पहली शाखा को पहली शाखा के नाम से जानते हैं और दूसरी शाखा को दूसरी शाखा के नाम से। तो पहली शाखा का जो संस्थापक था उसका नाम काशीनाथ सिंह था। पहली शाखा में 13 राजा ने शासन किया था। प्रारंभ में तो यह छोटा नागपुर के नागवंशियों के अधीन ही शासन करते थे। बाद में सब स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। पहली शाखा 13वीं सदी तक के प्रारंभ तक विद्यमान रहा। और सिंह वंश का जो दूसरा शाखा था उसका संस्थापक दर्प नारायण सिंह। पहला का कौन था? काशीनाथ, जबकि दूसरा का दर्प नारायण सिंह 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना करता है। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर होता है, जिसकी मृत्यु के बाद फिर काशी राम सिंह बैठता है। काशी राम सिंह ने अपनी राजधानी जो है पुरहाट में बनाया था, इसलिए इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। इसने अपनी राजधानी पुरहाट एक नई राजधानी बनाया था। काशी राम के बाद एक शासक होता है अच्युत सिंह। अच्युत सिंह के शासनकाल में सिंह वंश के कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। अच्युत सिंह नाम याद रखिएगा। अच्युत सिंह के बाद बहुत सारे राजा होते हैं, जैसे त्रिलोचन सिंह, अर्जुन सिंह प्रथम और भी शासक होते हैं। अर्जुन सिंह प्रथम एक बार जब बनारस से तीर्थ यात्रा करके लौट रहा था तो रास्ते में मुसलमान उसे पकड़ के उड़ीसा ले गए, परंतु कुछ ही समय बाद अपने 32 अनुयायियों के साथ उसे वापस राज लौटने की अनुमति दे दी गई। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बनता है और इसके समय भूया जनजातियों ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि इसके उत्पीड़न से वह तंग आ गए थे। जगन्नाथ सिंह के द्वितीय के बाद जो है उसका पुत्र पुरुषोत्तम सिंह सिंहभूम का शासक बनता है और पुरुषोत्तम सिंह के बाद अर्जुन सिंह द्वितीय शासक बनता है। अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांव जागीर के रूप में देता है, जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है। विक्रम सिंह इस क्षेत्र को तथा इसके साथ अन्य क्षेत्र को मिलाकर एक राजधानी बनाता है, सरायकेला, और सरायकेला ही बाद में एक राज्य बन जाता है। विक्रम सिंह बाद में गम्हरिया और खरसावां पर भी कब्जा कर लेता है। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी इधर अमर सिंह बनता है। अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ सिंहासन पर बैठता है। जगन्नाथ सिंह द्वितीय में हम लोगों ने देखा था उस समय भूया जनजातियों का विद्रोह हो जाता है और यह जगन्नाथ सिंह चतुर्थ उसके आगे का राजा है। इसके समय पुरहाट क्षेत्र में जो है हो और कोल जनजातियों का विद्रोह मचता है। हो आदिवासी के उपद्रव को काबू करने के लिए जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा दर्पणनाथ सिंह की मदद लेता है, पर हो और कोल जनजाति इस संयुक्त सेना को भी हरा देती है। हो जनजातियों के साथ साथ कोल जनजाति द्वारा भी इस क्षेत्र में लगातार उपद्रव किया जा रहा था। कोल लड़ाका सिंहभूम क्षेत्र से बाहर जाकर भी लूटपाट करते थे और जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने इस स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अंग्रेजों की सहायता लेता है और 1967 ईस्वी में पहला बार सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। तो हम अंग्रेजों को प्रवेश जो चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्टार्ट से अंग्रेजों ने झारखंड पर कैसे कब्जा किया था। तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ उस समय भी एक महत्वपूर्ण नाम होगा, इसलिए इसका नाम जरूर याद रखिएगा। सिंहभूम के सिंह वंश के बाद जो और महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी वह मानभूम के मान वंश। 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख हजारीबाग में जो है दूध पानी शिलालेख, पूछ सकता है कि दूध पानी शिलालेख कहाँ का है, तो हजारीबाग का 14वीं सदी के कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख। गोविंदपुर शिलालेख कहाँ स्थित है? वह धनबाद में। तो इन दोनों ही शिलालेखों से मानभूम के मान वंश की जानकारी प्राप्त होती है। दूध पानी शिलालेख हजारीबाग और गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख, इससे मानभूम के मान वंश की जानकारी मिलती है। इनका शासन हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र जो धनबाद वाला क्षेत्र होता है उसमें विस्तृत था। मानवंश जो है अत्यंत अत्याचारी थे, अत्याचारी शासक, और इन्हीं के समय भूमिज स्वराज आंदोलन जो है अत्याचार के कारण ही उभरा था। भूमिज स्वराज आंदोलन मान वंश के समय हुआ था। मान राजाओं ने सबर जनजाति जो वहाँ के जनजाति थे विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप सबर जनजाति ने बानभूम क्षेत्र छोड़कर पंचेत्र क्षेत्र में अपना आश्रय ले लिया। पंचेत्र क्षेत्र भी जो है वह धनबाद से ही नीचे था।
पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मानभूम के बाद जो महत्वपूर्ण डायनेस्टी होता है वह रामगढ़ राज्य होता है। इसकी स्थापना 1368 में बागदेव सिंह ने की थी। एक बागदेव सिंह वह था जिसने फनी मुकुट राय की हत्या कर दिया था, पर यह बागदेव सिंह दूसरा है। बागदेव सिंह ने अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी शासकों के दरबार में था, परंतु नागवंशी शासकों से इसका मतभेद हो जाता है। इस मतभेद के बाद वह बड़का गांव क्षेत्र में कर्णपुरा आ जाता है। कर्णपुरा का उल्लेख तब आता है जब नागवंशी शासक प्रताप कर्ण जो होता है उसको तमाड़ के राजा बंदी बना लेते हैं। तब वहाँ से मुक्त होने के लिए वह इसी बागदेव का सहायता लेता है, और जब वह मुक्त होता है तो बागदेव को उपहार के स्वरूप कर्णपुरा जो है वह दान में दे देता है। तो यह वही कर्णपुरा आता है, और यहाँ के आसपास जो स्थानीय शासक थे उसको पराजित करता है और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। धीरे धीरे 21 परगना पर भी वह अधिकार कर लेता है और इसको मिला के रामगढ़ राज्य की स्थापना करता है। बागदेव सिंह अपने शासक को स्थायित्व प्रदान करने के लिए समय समय पर अपनी राजधानी परिवर्तित करता रहता है। यह नागवंशियों की ही तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि नागवंशी शासक भी अपनी राजधानी जो है परिवर्तित करते रहते थे और यह वहीं से आया था, तो इसीलिए यह भी अपनी जो राजधानी है वो परिवर्तित करते रहता है। रामगढ़ राज्य का जो है सर्वाधिक उत्कर्ष जो हुआ था वह दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ था। दलेल सिंह 1667 से 1724 तक शासन करता है और 1718 में जो है 6 राजा मगर सिंह की हत्या करके उस पर अधिकार कर लेता है। हालांकि 1724 में मगर सिंह का जो पुत्र था रणभस्त खां दलेल सिंह को पराजित करके अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। दलेल सिंह के बाद जो रामगढ़ का राजा बनता है वह विष्णु सिंह 1724 से 1763 तक शासक रहता है। विष्णु सिंह जो होता है वह 6 राज्य पर पुनः कब्जा कर लेता है 1747 ईस्वी में, जिसे रणभस्त खां ने छीन लिया था। दलेल सिंह को हरा के विष्णु सिंह उस पर पुनः कब्जा कर लेता है और रामगढ़ राज पर भास्करा के नेतृत्व में जब मराठा आक्रमण करते हैं तब तक यह विष्णु सिंह के अधिकार में ही रहता है 6 राज्य। 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने हिदायत अली खां को रामगढ़ से वार्षिक कर वसूलने भेजता है। हिदायत अली खां रामगढ़ का वार्षिक कर जो होता है वह 12,000 रुपया तय करता है। 1751 से 52 ईस्वी नरहत समाया के जमींदार कामगार खां ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करता है और विष्णु सिंह को समझौता करने के लिए विवश कर देता है। बंगाल के नवाब मीर कासिम को भी सूचना मिलती है कि विष्णु सिंह जो है नवाब के विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके बाद 1763 ईस्वी में मीर कासिम मरकत खां और असदुल्लाह खां को नेतृत्व में एक सेना भेजता है जो विष्णु सिंह को पराजित कर अवैध रूप से हड़पे गए जो क्षेत्र है उसे उनके मूल मालिकों को लौटा दिया जाता है। इसके बदले मीर कासिम को मुआवजा भी प्राप्त होता है। विष्णु सिंह के बाद उसका भाई मुकुंद सिंह रामगढ़ का शासक बनता है। उसने 6 राज्य को रामगढ़ राज्य में फिर से मिला लेता है। तो आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है, एक बार मिलाया जा रहा है, एक बार रामगढ़ हाथ से जा रहा है। सबसे शुरुआत जो 6 राज्य पर कब्जा किया था वह दलेल सिंह ने किया था। दलेल सिंह के बाद फिर रणभस्त का उससे छीन लेता है, तो फिर विष्णु सिंह जो है वह उस पर कब्जा कर लेता है। पर उसमें मराठा फिर आते हैं तो मराठा छीन लेते हैं 6 राज्य को। पर उसके बाद विष्णु सिंह का जो बेटा होता है मुकुंद सिंह या फिर से 6 राज्य को अपने में मिला लेता है। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी जो है सिसिया थी और अंतिम राजधानी पदमा, क्योंकि हमने पढ़ाया जो इसका संस्थापक बागदेव सिंह था और नागवंशियों राजाओं के अधीन था। वहाँ देखा कि नागवंशी राजा भी अपने राजधानी हमेशा परिवर्तित करते रहते थे सिर्फ राजधानी को बचाने के लिए, तो यह भी वही करता था। तो रामगढ़ की प्रथम राजधानी जो थी वो सिसिया थी और अंतिम राजधानी पदमा थी। उस प्रकार देखिए तो नागवंश की जो पहली राजधानी थी वो सुतियांबे थी, जो कि अंतिम राजधानी कहा था रातूगढ़ था। तो रामगढ़ की जो पहली राजधानी सिसिया थी उसकी स्थापना बागदेव सिंह ने कराया था और सिसिया से फिर उर्दा जो है बागदेव सिंह ने ही स्थानांतरित कर दिया और उर्दा से बादम जो है वह हेमंत सिंह स्थानांतरित करता है और बादम से जो है रामगढ़ जो है वह दलेल सिंह स्थानांतरित करता है। तो यह याद रखिएगा रामगढ़ की राजधानी रामगढ़ कब हुई थी तो दलेल सिंह के समय, और रामगढ़ से बाद इच्चाक कर दिया गया वह तेज सिंह ने किया था और इच्चाक से फिर पदमा कर दिया गया वह ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने किया था। 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के शासक कामाख्या नारायण सिंह बने, यानी रामगढ़ राज्य जो है बहुत लंबा चला था, आज़ादी के समय तक यहाँ देखा गया। बाद में आज़ादी के बाद जो है 1955 में बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम हुआ, उसके बाद बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया।
तो आप देख रहे हैं रामगढ़ राज्य 1368 में जो है स्थापित किया गया था और 1955 में इसे जो है बर्खास्त किया गया। तो 13/6/19 होता है, यानी 600 साल रामगढ़ राज्य चला था। रामगढ़ राज्य के बाद जो महत्वपूर्ण राज्य था वह खड़गडिहा राज्य था। खड़गडिहा राज्य की स्थापना जो है हंसराज देव ने की थी। हंसराज देव बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर कब्जा कर लिया था, वहीं खड़गडिहा राज्य की स्थापना करी थी। इस राज्य का विस्तार वर्तमान में गिरिडीह जिला क्षेत्र तक था। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था। उसने भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उत्तर भारत के जो ब्राह्मण थे उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। खड़गडिहा राज्य के अन्य जो राजा थे शिवनाथ सिंह थे, मोद नारायण थे और गिरिवर नारायण थे। ये सब नाम याद रख सकते हैं क्योंकि पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनका संबंध खड़गडिहा राज्य से जो संबंध है मतलब किस राजा का है, तो उसमें ऑप्शन दे सकता है। तो ये सब नाम याद रखिएगा, शिवनाथ सिंह, मोद नारायण, गिरिवर नारायण आदि। खड़गडिहा के बाद जो है ढाल वंश एक महत्वपूर्ण डायनेस्टी आता है। इसका विस्तार भी सिंहभूम में था और इसके शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन बहुत था ढाल वंश में। ढाल वंश के बाद एक पंचायत राज जो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, इसका राज्य चिन्ह जो है गाय का पूंछ था या चंवर था। इसी कारण से इन राजाओं को गौमुखी राजा कहा गया है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आज झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश है वह समाप्त हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।